आपको, मेरे दोनों को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को, भारतीय जनता हो, चाइना से ऑपरेट हो, चाइना उसके बाद म्यांमार का इस्तेमाल करे, बांग्लादेश का इस्तेमाल करे, जातीय समीकरण को बिगाड़ने की साजिश करे, जिसको कि हमारे देश में बैठे कुछ उनके एजेंट जो कि हमारे यहाँ के जयचंद हैं, वो भी उसका सहारा बन के सामने आते हैं और उनके दिए हुए राग पे वो भी आलाप छेड़ना शुरू कर देते हैं। ये जो इस समय सिचुएशन है, जो आपने मुद्दा उठाया कि भाई पिछले 9-10 साल से आप हैं, आप क्या कर रहे हैं, तो आपकी जानकारी के लिए ये विषय 9-10 साल पुराना नहीं है, ये नासूर तो 100 साल पुराना है। और ये तब के बोए हुए बीज हैं, वो कड़वे नीम के करेले के बीज हैं, जिसके ऊपर आज आम का फल पाने की उम्मीद पाना बड़ा मुश्किल है। वो हमारी सरकार नहीं थी जिसने यहाँ पे अफीम की खेती को जस्टिफाई किया, ये हमारी सरकार नहीं थी जिसने उस समय क्या कहते हैं, नो एक्शन एक्ट किया यहां की आर्मीज के साथ, मिलिटेंट आउटफिट्स के साथ, जिससे इनको इतना बढ़ावा मिला। और आज भी उन्हीं के कुछ साथी, उन्हीं के कुछ नेता यहां पे इस मौके का फायदा उठाते हुए भड़काऊ भाषण देते हैं, उनको भड़काने का प्रयास करते हैं और इंटरनेशनली जो चीजें हमारे यहाँ की पीस को डिस्टर्ब कर रही हैं, उसको वहां पे वो रोकने की बजाय, देश के साथ खड़े होने की बजाय आज भी उनके साथ खड़े हैं। ये बहुत ही दुखद सवाल आशीष राणा जी, अभी पीएम मोदी जी कह रहे थे कि गैस सिलेंडरों के दाम उन्होंने सस्ते किए और आज ही 200 रुपए कमर्शियल गैस सिलेंडरों के दाम बढ़ गए हैं। सर देखिएगा, ऐसा है, कमर्शियल को आप डोमेस्टिक के साथ जोड़ नहीं सकते, बिकॉज कमर्शियल में जो भी करता है वो इन्वेस्टमेंट है। वो आज 2 रुपया खर्च करता है, कर 4 रुपया वो उसमें वसूलता है। जब भी सरकार फायदा देने का प्रयास करती है तो पहले गरीब तबका जो हमारा डोमेस्टिक यूजर है उसकी तरफ ध्यान सरकार को देना होता है। राजस्व कहीं से आएगा, कहीं से जाएगा, वो तो एक सर्कुलेशन होती है। लेकिन आज से पहले भी ये सर्कुलेशन होती थी, जब 100 रुपए में से सिर्फ 15 रुपए असल व्यक्ति तक पहुंचते थे। लेकिन आज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के चलते और अनेकों ऐसी स्कीमों के चलते जो बीच के बिचौलिए खत्म हुए, तो एंड यूजर तक अंत्योदय की जो पॉलिसी हम लेके आए, जो दीनदयाल उपाध्याय जी की पॉलिसी है, उस पे चलते हुए हमने लास्ट पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक उस लाभ को पहुंचाने का प्रयास किया। और जैसे कि दीपक जी ने कहा कि हम सिर्फ ये उद्घाटन या शिलान्यास एक चीज नहीं करते, हम जिस चीज का हम कहते हैं कि हम आज से स्कीम लॉन्च कर रहे हैं, उसका कंप्लीशन करके, लॉन्चिंग करके उसका स्टार्ट भी हम ही करते हैं। ये नहीं कि सिर्फ, इसको कहूंगा, कई लोग सिर्फ वादा करते हैं, हम वादा नहीं करते, हम दावा करते हैं, क्योंकि हमारा पास्ट रिकॉर्ड ऐसा है कि हमने जो कहा वो करके दिखाया। गरीब की भलाई के लिए पाई पाई लगाई, फिर चाहे वो जन औषधि केंद्र हो, चाहे वो नल से पानी पहुंचाना हो, चाहे वो मेट्रो रेल परियोजनाओं को चलाना हो, एयरपोर्ट्स बनाना हो, यानी जन उद्धार के हर कार्य को करने में हमारी सरकार ने अपना जो अद्वितीय रोल दिखाया है। उसी के चलते भारत की इकोनॉमी 11वें 12वें से 5वें से आते आते अब तीसरी पे खड़ी है। इसीलिए दुनिया के अंदर जो हमारी वैश्विक मैत्री के जो संबंध बने हैं, जिसकी वजह से आपने G20 में भी देखा कैसे हमारी की हुई रेजोल्यूशंस यूनानिमसली पास हो जाती हैं। विश्व गुरु के रूप में लोग हमें देखने लगे हैं, चाहे रशिया यूक्रेन की लड़ाई हो, चाहे कहीं कोई पंगा हो, यहां तक कि इंटरनेशनल वॉर रुकवा के अगर अपने नागरिकों को सुरक्षित ले आना हो, तो वो सिर्फ आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार कर पाने में सक्षम हुई है। पहले भी यही तंत्र थे, यही यंत्र थे। बात आप कर रहे हैं, इंटरनेशनल वॉर रुकवा दिया गया, लेकिन मणिपुर में जो स्थिति है वो हम 3 महीने से अपने आप को नहीं सुधार पा रहे हैं, वहां पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, वहां पर स्थितियों को रोक नहीं पा रहे हैं। आशीष जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दीपक राय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे।
पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर करीब 5 महीनों से हिंसा की आग में झुलस रहा है। 3 मई से भड़की जातीय हिंसा की चिंगारी ने अब आग का रूप ले लिया है। राज्य में अब तक 180 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जबकि कई सौ लोग गंभीर रूप से घायल हैं। और हिंसा की शुरुआत तब हुई जब बहुसंख्यक मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग के विरोध में पहाड़ी जिलों में आदिवासी एकजुटता मार्च आयोजित किया गया। मणिपुर की आबादी में मैतेई की संख्या करीब 53% है। वे ज्यादातर इंफाल घाटी में रहते हैं, जबकि नागा और कुकी आदिवासी 40% हैं और ज्यादातर ये लोग पहाड़ी जिलों में रहते हैं। मणिपुर हिंसा में अब एनआईए ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। एनआईए के माने तो मणिपुर हिंसा में म्यांमार और बांग्लादेश के उग्रवादियों का हाथ बताया जा रहा है। इसके साथ ही एक सच यह भी सामने आ रहा है कि मणिपुर को सुलगाने के लिए आतंकी संगठन फंडिंग कर रहे हैं। इन आतंकी संगठनों के पीछे म्यांमार और बांग्लादेश के उग्रवादियों का हाथ होने की खबर सामने आ रही है। सुलगते सूबे के बीच अब बीजेपी ने अपनी ही सरकार को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। बीजेपी की मणिपुर इकाई ने लगातार हो रही हिंसा के मद्देनजर अब पार्टी चीफ जेपी नड्डा को पत्र लिखा है। पार्टी नेताओं ने कहा है कि मणिपुर के लोगों में गुस्सा है क्योंकि राज्य सरकार अब तक जातीय संघर्ष को रोकने में विफल रही है। और बड़ी खबर इस वक्त की आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, इस वक्त की बड़ी खबर मणिपुर से, जहां पर हिंसा मामले में एनआईए का बड़ा खुलासा। तो मणिपुर हिंसा मामले में एनआईए का बड़ा खुलासा। हिंसा में म्यांमार बांग्लादेश के उग्रवादियों का हाथ, जातीय समूहों में दरार पैदा करने की साजिश। एनआईए ने यह बात कही है, मणिपुर में आतंकी संगठन फंडिंग कर रहा है। तो बड़ी खबर ये सामने निकल करके आई है कि दरअसल मणिपुर में आतंकी संगठन फंडिंग कर रहे हैं। बांग्लादेश और म्यांमार का इसमें पूरा हाथ बताया जा रहा है और फंडिंग बड़े स्तर पर की जा रही है। इसके साथ ही मणिपुर हिंसा मामले में इस बात का एनआईए ने यह बड़ा खुलासा किया है। हिंसा में म्यांमार बांग्लादेश के उग्रवादियों का हाथ बताया जा रहा है। जातीय समूहों में दरार पैदा करने की साजिश रची जा रही है, कोशिश की जा रही है और मणिपुर में आतंकी संगठन फंडिंग कर रहे हैं। तो मणिपुर में जारी हिंसा को लेकर एनआईए ने कई बड़े खुलासे किए हैं। जांच एजेंसी की माने तो मणिपुर में सुलगाने के पीछे बांग्लादेश और म्यांमार का हाथ सामने आ रहा है। तो क्या कुछ है मणिपुर के हिंसा पर एनआईए की रिपोर्ट, क्या कुछ खुलासा हुआ है, वो आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। मणिपुर हिंसा में म्यांमार और बांग्लादेश के उग्रवादी हथियार और गोला बारूद पहुंचा रहे हैं। एनआईए ने यह बड़ा खुलासा किया है। इसके साथ ही एनआईए ने कहा कि मणिपुर में जातीय समूहों में दरार डाल सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश रची जा रही है। ये बड़ी कोशिश की जा रही है कि सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया जाए। आतंकी संगठनों के हैंडलर मणिपुर में आतंकी साजो सामान की खरीद के लिए फंडिंग कर रहे हैं। यह भी एक बड़ा खुलासा एनआईए ने किया है कि आतंकी संगठनों की तरफ से यह बड़ी फंडिंग की जा रही है। सीमा पार से और भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में सक्रिय अन्य आतंकवादी संगठनों से मदद मिल रही है इन लोगों को। तो मणिपुर हिंसा का बॉर्डर पार कनेक्शन क्या है वो भी आपको बताते हैं। चीन के हथियार से मणिपुर में खून खराबा किया जा रहा है। ये जो हिंसा फैली है ये बताया जा रहा है कि चीन के हथियार वहां पर सप्लाई किए जा रहे हैं और बांग्लादेश म्यांमार से मणिपुर पहुंच रहे हैं हथियार, यानी चीन से जो हथियार वो बांग्लादेश म्यांमार पहुंच रहे हैं और बांग्लादेश म्यांमार से फिर उन हथियारों को मणिपुर पहुंचाया जा रहा है। भारत म्यांमार के खुले बॉर्डर का इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ ऐसा इलाका है जो कि खुला हुआ है और उस इलाके का इस्तेमाल किया जा रहा है हथियारों को पहुंचाने के लिए। उग्रवादियों को चीनी हथियार भेजे जा रहे हैं। ये चीनी हथियार भेजे जा रहे हैं और एक बड़ी साजिश बताई जा रही है, इसके पीछे बड़ी कहानी है और युद्ध पैदा करने की स्थिति की जा रही। वहां पर उग्रवादी ग्रुप के कई कमांडर चीन में छिपे हैं जो इन हथियारों को वहां से सप्लाई कर रहे हैं और म्यांमार बांग्लादेश पहुंच रहे हैं और उसके बाद यहां मणिपुर भारत पहुंच रहे हैं। तो आप देखिए मैप के जरिए आपको समझा रहे हैं कि किस तरीके से चाइना से जो हथियार होते हैं वो पहले म्यांमार पहुंचते हैं और म्यांमार के रास्ते होते हुए फिर उन हथियारों को मणिपुर पहुंचाया जाता है। और वहां पर यह भी कहा जा रहा है कि हथियारों को पहुंचाने के साथ साथ फंडिंग भी की जा रही है ताकि वहां पर ऐसी स्थिति पैदा की जाए। और ऐसे वेपन्स भी कई मिले हैं जो तस्वीरों में सामने दिखाए भी गए हैं। हमने भी आपको दिखाया है कि किस तरीके से वहां पर वेपन्स जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनको वहां पर बरामद किए गए हैं और वो वेपन्स चाइनीज बताए जा रहे हैं। तो जाहिर तौर पर है अब एनआईए ने भी ये बड़ा खुलासा किया है कि किस तरीके से चाइना म्यांमार पहुंचाता है अपने वेपन्स को और वहां से फिर
मणिपुर पहुंचाए जाते हैं, उन वेपन्स को, उन हथियारों को, और जहां पर इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया गया। पिछले 3 महीने से मणिपुर सुलग रहा है, लेकिन अब एनआईए की जांच में यह बात का खुलासा हुआ है कि दरअसल इस पूरी साजिश के पीछे चीन का हाथ है, और दरअसल चीन सहयोग कर रहा है म्यांमार, और म्यांमार के जरिए मणिपुर में ये हथियार पहुंचाए जा रहे हैं। तो म्यांमार और बांग्लादेश का ये बड़ा जिस तरीके से एजेंडा चल रहा है, और उस एजेंडा के जरिए मणिपुर में युद्ध की हालात पैदा करने की कोशिश की जा रही है। तो किस तरीके की स्थिति है वो हमने आपको बताया ग्राफिक्स जरिए, और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। डॉक्टर आशीष साना जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। करोड़ी सिंह जी हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। दीपक राय जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर आशीष साना जी, सबसे पहले आपका ही रुख करेंगे। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि बांग्लादेश और म्यांमार के रास्ते चाइनीज वेपन्स पहुंचाए जा रहे हैं मणिपुर में, और उस क्षेत्र का इस्तेमाल किया जा रहा है जहां पर बताया जा रहा है कि कोई खुला क्षेत्र है, यानी जो सीमा है म्यांमार की और भारत की, उसको लेकर के। तो अब 10 साल से, क्योंकि आप लगातार सवाल उठा रहे हैं, ठीक है पिछली सरकारों ने क्या किया वो बात अलग है, लेकिन 10 साल से आप भी हैं, आखिर ऐसी स्थिति क्यों बनी हुई कि आज भी उस क्षेत्र का इस्तेमाल किया जा रहा है और हम उस पर कहीं ना कहीं फेलियर साबित होते नजर आ रहे हैं? मेरे दोनों को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को, भारतीय जनता हो, चाइना से ऑपरेट हो, चाइना उसके बाद म्यांमार का इस्तेमाल करे, बांग्लादेश का इस्तेमाल करे, जातीय समीकरण को बिगाड़ने की साजिश करे, जिसको कि हमारे देश में बैठे कुछ उनके एजेंट जो कि हमारे यहाँ के जयचंद हैं, वो भी उसका सहारा बन के सामने आते हैं और उनके दिए हुए राग पे वो भी आलाप छेड़ना शुरू कर देते हैं। ये जो इस समय सिचुएशन है, जो आपने मुद्दा उठाया कि भाई पिछले 9-10 साल से आप हैं, आप क्या कर रहे हैं, तो आपकी जानकारी के लिए ये विषय 9-10 साल पुराना नहीं है, ये नासूर तो 100 साल पुराना है, और ये तब के बोए हुए बीज हैं, वो कड़वे नीम के करेले के बीज हैं, जिसके ऊपर आज आम का फल पाने की उम्मीद पाना बड़ा मुश्किल है। वो हमारी सरकार नहीं थी जिसने यहाँ पे अफीम की खेती को जस्टिफाई किया, ये हमारी सरकार नहीं थी जिसने उस समय नो एक्शन एक्ट किया यहां की आर्मीज के साथ, मिलिटेंट आउटफिट्स के साथ, जिससे इनको इतना बढ़ावा मिला। और आज भी उन्हीं के कुछ साथी, उन्हीं के कुछ नेता यहां पे इस मौके का फायदा उठाते हुए भड़काऊ भाषण देते हैं, उनको भड़काने का प्रयास करते हैं, और इंटरनेशनली जो चीजें हमारे यहाँ की पीस को डिस्टर्ब कर रही हैं, उसको वहां पे वो रोकने की बजाय, देश के साथ खड़े होने की बजाय आज भी उनके साथ खड़े हैं। ये बहुत ही दुखद सवाल आशीष साना जी, अभी पीएम मोदी जी कह रहे थे कि गैस सिलेंडरों के दाम उन्होंने सस्ते किए और आज ही 200 रुपए कमर्शियल गैस सिलेंडरों के दाम बढ़ गए हैं। सर देखिएगा, ऐसा है, कमर्शियल को आप डोमेस्टिक के साथ जोड़ नहीं सकते, बिकॉज कमर्शियल में जो भी करता है वो इन्वेस्टमेंट है। वो आज 2 रुपया खर्च करता है, कर 4 रुपया वो उसमें वसूलता है। जब भी सरकार फायदा देने का प्रयास करती है तो पहले गरीब तबका जो हमारा डोमेस्टिक यूजर है उसकी तरफ ध्यान सरकार को देना होता है। राजस्व कहीं से आएगा कहीं से जाएगा, वो तो एक सर्कुलेशन होती है, लेकिन आज से पहले भी ये सर्कुलेशन होती थी जब 100 रुपए में से सिर्फ 15 रुपए असल व्यक्ति तक पहुंचते थे। लेकिन आज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के चलते और अनेकों ऐसी स्कीमों के चलते जो बीच के बिचौलिए खत्म हुए, तो एंड यूजर तक अंत्योदय की जो पॉलिसी हम लेके आए, जो दीनदयाल उपाध्याय जी की पॉलिसी है, उस पे चलते हुए हमने लास्ट पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक उस लाभ को पहुंचाने का प्रयास किया। और जैसे कि दीपक जी ने कहा कि हम सिर्फ ये उद्घाटन या शिलान्यास एक चीज नहीं करते, हम जिस चीज का हम कहते हैं कि हम आज से स्कीम लॉन्च कर रहे हैं, उसका कंप्लीशन करके, लॉन्चिंग करके उसका स्टार्ट भी हम ही करते हैं। ये नहीं कि सिर्फ इसको कहूंगा, कई लोग सिर्फ वादा करते हैं, हम वादा नहीं करते, हम दावा करते हैं, क्योंकि हमारा पास्ट रिकॉर्ड ऐसा है कि हमने जो कहा वो करके दिखाया। गरीब की भलाई के लिए पाई पाई लगाई,
फिर चाहे वो जन औषधि केंद्र हो, चाहे वो नल से पानी पहुंचाना हो, चाहे वो मेट्रो रेल परियोजनाओं को चलाना हो, एयरपोर्ट्स बनाना हो, यानी जन उद्धार के हर कार्य को करने में हमारी सरकार ने अपना जो अद्वितीय रोल दिखाया है। उसी के चलते भारत की इकोनॉमी 11वें 12वें से 5वें से आते आते अब तीसरी पे खड़ी है। इसीलिए दुनिया के अंदर जो हमारी वैश्विक मैत्री के जो संबंध बने हैं, जिसकी वजह से आपने G20 में भी देखा कैसे हमारी की हुई रेजोल्यूशंस यूनानिमसली पास हो जाती हैं। विश्व गुरु के रूप में लोग हमें देखने लगे हैं, चाहे रशिया यूक्रेन की लड़ाई हो, चाहे कहीं कोई पंगा हो, यहां तक कि इंटरनेशनल वॉर रुकवा के अगर अपने नागरिकों को सुरक्षित ले आना हो तो वो सिर्फ आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार कर पाने में सक्षम हुई है। पहले भी यही तंत्र थे, यही यंत्र बात आप कर रहे हैं। इंटरनेशनल वॉर रुकवा दिया गया, लेकिन मणिपुर में जो स्थिति है वो हम 3 महीने से अपने आप को नहीं सुधार पा रहे हैं, वहां पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, वहां पर स्थितियों को रोक नहीं पा रहे हैं। आशीष जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, दीपक राय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत